SR के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। तो दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम पर आधारित जो सवाल थे, न्यूमेरिकल थे, कुछ उदाहरण भी इसके मैंने आपको करवाए थे और उनमें जो कुछ कठिन स्थितियां दे रखी थी, जैसे त्रिभुज के आकार की, वृत्त के आकार की, और उसके अलावा आपने देखा है उसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां भी थी जिसका हमें अंदाजा नहीं लगता कि इसमें श्रेणी क्रम कौन सा है, समांतर क्रम कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि इन स्थितियों को पहले सही रूप में, पहले इनको सरल स्थिति में लाना है, उसके बाद फिर जब हमें अंदाजा लग जाए कि ये क्रम कौन सा है कौन सा नहीं है, तब जाके आगे सवाल को हल करना। यही तो बात थी ना। और देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि ये बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर आते हैं, तो इसलिए आप कोई भी उदाहरण हो, आंकिक प्रश्न हो और अलग से कोई एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि आ सकता है, तो उन सबको आप अपने हाथ से करके देखें। नहीं आता है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको हल करवा दूंगा। आप ना कोई कमेंट करते हैं, ना आपको कुछ पता नहीं है। बेसिकली आप ऑनलाइन क्लासेस को बहुत कम लड़के लड़कियां देख रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उनको अच्छी तरह से समझें। उसके बाद उसके जब टाइम मिले तो आप उनके नोट्स बनाएं। मैं आपको कई बार ये बातें कह चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बात क्या हम करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल रह गया जो तुमसे नहीं हो रहा हो, देखिए बेसिकली अब ना तो मेरे पास यहाँ कोई बुक है, मुझे तो जो 10-12 साल से जो चल रहा था वो सारी चीज़ें वही याद हैं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सा न्यूमेरिकल क्या है क्या है नहीं है। आप देख सकते हो, उनको बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जो मुझे याद है अच्छे से, जो मुझे पता है कि ये न्यूमेरिकल इस तरह से हैं, वो या प्रश्न संख्या इतनी है, तो मैं उनको करा देता हूँ। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण और रह गया, मैं आपको बताता हूँ। उसमें कह रहा था कि 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध तारों का न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब मेरे हिसाब से ये हमारी जो सिलेबस का, मुझे कंफर्म नहीं है, 30वां प्रश्न है ये, जो हमारी जो बुक है 10th क्लास की, उसका पीछे का जो प्रश्न दे रखे हैं, अभ्यास प्रश्नों के बाद भी दे रखे हैं, लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक, उसमें आंशिक प्रश्न है 30। तो आप अब देखिए, ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो। देखिए, आपको ये बात समझनी है कि हमें 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। एक ओम का है, दूसरा दूसरे ओम का है और तीसरा 3। तो 1 2 3 प्रतिरोध तार हैं, जिसका एक का मान तो क्रम से 1 ओम है, एक का 2 ओम है, एक का 3 ओम है। 3 प्रतिरोध तारों के लिए कह रहा है कि इनका अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो। अब अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध क्या है। देखिए, आपको ये बात सबसे पहले समझनी है कि प्रतिरोधों का संयोजन केवल 2 प्रकार का होता है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। हमने श्रेणी क्रम को भी अच्छे से पढ़ा है और समांतर क्रम को भी अच्छे से पढ़ा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम देखते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन है जिसमें R बराबर R1 प्लस R2, यानी अगर हम प्रतिरोध तारों को बढ़ाते जाएं तो उनका अधिकतम प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है। और अब हम समांतर क्रम कैसा है, उनको अगर इस तरह से हम समांतर क्रम में रूप में व्यवस्थित करें तो फिर उनका न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। देखिए कैसे। अब देखिए, जैसे ये 3 है, अब आपसे पूछ रहा है अधिकतम, तो आपको लिखना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, हल करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब इसके अलावा कोई संयोजन का प्रकार है ही नहीं। तो अगर मैं क्या काम करूं, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, मैं प्रतिरोधों का अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। वो कैसे, देखते हैं। हम जानते हैं श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इनके मान रख दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 ही तो है। कितना आ गया टोटल, 6 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध तो 6 ओम आया। और अगर आपको न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है तो समांतर क्रम का, वो कैसे,
समांतर क्रम में क्या करोगे आप, हम जानते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, इनके मान रख दो। 1/r1 का मान कितना है, 1 ओम, प्लस 1/r2 का मान कितना है, 2 ओम, और 1/r3 का मान कितना है, 3 ओम। इनका लघुत्तम ले लो, कितना आएगा इनका एलसीएम, 6 आएगा। ठीक है, तो 6 कम 6, 2 तिया 3 दूनी, तो टोटल कितना आ गया, 1/r बराबर 11/6, और r बराबर कितना आ जाएगा, जगह नहीं देखिए, r बराबर आ जाएगा 6/11। ये इसका न्यूनतम प्रतिरोध है। तो आपको ये तो अधिकतम हो गया किस रूप में, श्रेणी क्रम में, और ये समांतर क्रम में जो है ना, ये इसका न्यूनतम प्रतिरोध है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है कि इन 3 प्रतिरोध तारों के मान क्रम से इतने हैं, तो इनका अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम तो श्रेणी क्रम से आता है और न्यूनतम समांतर क्रम से आता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, दिख भी रहा था, आप समझ गए होंगे कि अधिकतम प्रतिरोध के लिए तो हमें श्रेणी क्रम का यूज करना है, श्रेणी क्रम का सूत्र लगाना है। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आपको समांतर क्रम का। तो इस तरह के सवाल लगभग कंफ्यूज करते हैं, बाकी इनमें है कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपसे एक बात और बोल रहा हूं, आप जितने भी उदाहरण इसमें आपको नजर आते हैं, इसके अलावा कोई आंशिक प्रश्न हो, आप उनको बिल्कुल अपने हाथ से करके देखिए। अगर नहीं होता है तो मेरे से पूछिए, क्योंकि ये सवाल पेपर में जरूर आते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर आते हैं। आप समझते नहीं हो इन चीजों को, मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ। आज तीसरी वीडियो है इसी के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ कि सारे न्यूमेरिकल, अब मुझे देखिए, मैं तो आपको किताब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई पासबुक अवेलेबल है। बाकी आपको जो न्यूमेरिकल, जो आपको आंकिक प्रश्न या उदाहरण आपको, उनको आप मेरे से पूछ सकते हो। आप प्रश्न संख्या लिख के बता सकते हो, कमेंट में देख सकते हो, सर पासबुक जो हमारी बुक है उसमें आंकिक प्रश्न नंबर इतना हमसे नहीं हो रहा, वो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, सारे न्यूमेरिकल के लिए, कोई भी उदाहरण हो। अब देखिए इसमें अभी तो, अब जब हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निमंजन छड़ और वो और सवाल आएंगे, 11वें चैप्टर में और सवाल आएंगे, तो इनको बोझ ना बने। अगर आप इनको इस तरह से छोड़ते जाएंगे तो इनका बोझ बन जाएगा। ये बोझ बनना ही गलत होता है, फिर आप न्यूमेरिकल को नहीं कर पाओगे पेपर में, समझ रहे हो। तो इसलिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम पर कोई भी आधारित प्रश्न आपको लगता हो, आप उसको हल कीजिए, नहीं होता है तो मेरे से पूछिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, आप एक बार उनको देख लेना। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से कमेंट करके उन प्रश्नों को संख्या बता सकते हो, मुझे वैसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ बहुत सारे, अगर आपको उदाहरण रह गए हो, आंकिक प्रश्न रह गए, जो मुझे याद आया मैंने वो करा दिया। फिर भी अगर कोई रहता है आप देख लेना बुक को एक बार खोल करके, उसमें अगर आपको लगता है तो मैं उनको करा दूंगा। ठीक है, बाकी छोड़ना नहीं है आपको एक भी प्रश्न। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे 11वें चैप्टर में। इसी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित भी हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर भी आधारित है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, क्योंकि किताब भी अवेलेबल नहीं है मैं जो उनको कराता। ठीक है, आप उनको एक बार देखकर मुझे पूछ सकते हो। अगला बिंदु है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए अच्छा बिंदु है ये। अब इसमें देखिए, अब जो जितने भी हमारे पास आगे बिंदु आएंगे वो सारे अच्छे हैं, चाहे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो, रस्टेड का प्रयोग हो, दक्षिणास्थ नियम हो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो, जूल का तापीय नियम हो, सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको समझना सही ढंग से। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, अब देखिए इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इतना सारा कि सर ये लिख क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपको बिल्कुल बेसिकली नॉर्मली दिमाग से इसको समझना है। देखिए कैसे कह रहा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब तो करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से। कह रहा है का कौन सा प्रभाव, तापीय। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, आप देखिए हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक उपकरणों का उपयोग करते हैं जो विद्युत धारा से चालित है। तो अब उसके हम तापीय प्रभाव को कैसे समझ सकते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। देखिए आपने देखा होगा, अब बेसिकली समझ लीजिए, हम जानते हैं कि जब हम किसी चालक तार में, आप एक तो कोई चालक तार ले लिए, वो कितने भी मीटर का हो, आप जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय पश्चात उसको आप हाथ से पकड़ के देखिए, क्योंकि उसका प्लास्टिक का जो आवरण होता है वो कैसा होता है, विद्युत रोधी होता है। जब उसको हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो हम देखते हैं वो गर्म हो जाता है। इसके अलावा देखिए हमने देखा होगा, जब हमारा विद्युत पंखा जो घरों में होता है, दैनिक जीवन में काम आने वाला जो उपकरण है हमारा विद्युत पंखा, आप उसको 1-2 घंटे चलाने के बाद आप उसको बंद कीजिए, बंद करने के बाद उसके नीचे की सतह को हाथ लगाइए, आप देखोगे गर्म हो जाता है।
वो गर्म क्यों हो गया? देखिए बात आपको याद रखनी है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। विद्युत धारा का ये प्रभाव तापीय प्रभाव कहलाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की क्या परिभाषा, आपको लिखना है, जब किसी चालक तार में विद्युत युक्ति में या किसी विद्युत उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। विद्युत धारा का यह प्रभाव ही तापीय प्रभाव क्या है। नॉर्मल सी बात। अब दूसरी बात इसमें देखिए समझने की क्या है, वही चीज मैं आपको बता रहा था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आपको याद क्या रखना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, देखिए चालक तार जरूरी है आप चालक तार लिखो, कोई उपकरण लिख सकते हो, युक्ति ले सकते हो, साधन ले सकते हो, यंत्र ले सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको लिखना कैसे है, जब किसी चालक तार में या विद्युत युक्ति में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। विद्युत धारा का यह प्रभाव तापीय प्रभाव कहलाता है। अब उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जब हम विद्युत पंखे को 1-2 घंटे पश्चात, जो विद्युत पंखा है इसको 1-2 घंटे पश्चात इसको चला के जब हम बंद करते हैं तो हम देखते हैं इसकी नीचे की सतह को जब हाथ लगाते हैं तो गर्म होने लगता है। वो गर्म क्यों हो गया? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण। इसी प्रकार जब किसी चालक तार में हम गर्म धारा प्रवाहित करते हैं, इसके करंट को बंद करके हम स्पर्श करें, वो भी गर्म होने लगता है। यानी विद्युत का प्रत्येक उपकरण कुछ समय पश्चात गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो विद्युत के चालक तार होते हैं ये ऊष्मा पाकर के प्रसारित होते हैं, फैलने लगते हैं, अपने आप में ताप को छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये विद्युत धारा के कारण अपने चारों ओर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। धारा का ये प्रभाव ही तापीय प्रभाव है। अब इसको हम गणितीय रूप में पढ़ेंगे, लेकिन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को जूल ने बहुत अच्छी तरह समझाया। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि जूल का तापीय नियम क्या है, तो जूल का तापीय नियम से हमें समझ में आएगा कि वास्तव में किसी विद्युत उपकरण या युक्ति या चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर ऊष्मा क्यों देने लगता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आया ना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या। आपको लिखना है, जब किसी चालक तार में या विद्युत युक्ति में या उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। धारा का ये प्रभाव ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। अगर मैं इसको देखिए, अब आपने देखा होगा, क्योंकि तापीय प्रभाव जो है ऊष्मा पर आधारित है, मैं क्या काम करूं, यदि किसी प्रतिरोध, उसको देखिए आप गणितीय रूप में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन उसको हम जूल के तापीय नियम में पूरा पढ़ेंगे। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो देखिए, जैसे ये कोई प्रतिरोध तार है, इसको मैंने किसी बैटरी से संयोजित कर दिया। देखिए बैटरी लिख लो, सेल लिख लो, या किसी और उपकरण आप लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा मैंने बनाना नहीं है इसको। ये एक प्रतिरोध तार मैंने लिया जिसका प्रतिरोध आ रहा है, एक बैटरी हमने ली है, समझ रहे हो। अगर मैं इस चालक तार में आई धारा, विद्युत धारा प्रवाहित कर दूं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, क्योंकि देखिए हमने इस बात को पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध तो हमेशा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो अब देखिए, जब किसी प्रतिरोध तार में धारा, ये चालक तार है, अब मैं इसके अलावा जब कोई बेसिकली यहाँ भी समझा सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों से बेसिक करना है हमें। अब देखिए ये इसमें मैंने प्रतिरोध तार ले रखा है, उसको बैटरी से जोड़ रखा है। ये कोई सिंपल एबी नाम का कोई चालक तार है, इसमें मैंने आई धारा प्रवाहित की है। जब मैं इस चालक तार, इसको यहाँ से समझ, पहले इसको देखिए, जब किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो आई धारा प्रवाहित करने से क्या होगा। अब इसका एक निश्चित टाइम है, ऐसे नहीं कि मैंने 1 सेकंड तक प्रवाहित की, एक निश्चित समय। यदि किसी चालक तार में आई धारा टी समय तक, अब टी समय क्या है, 1 सेकंड चलाया बंद हो गया, वो कैसे गर्म हो जाएगा, एक निश्चित टाइम होना चाहिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट। मैंने स्विच ऑन किया, चालक तार में करंट गया, बंद कर दिया, कहां से गर्म होगा बीच में, ठीक है। तो आपको देखना है कि यदि मैंने कोई एबी नाम का कोई चालक तार लिया है, उसमें मैंने आई धारा टी समय तक प्रवाहित की, आई धारा टी समय तक प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तब क्या होगा, तब इसमें किया गया जो कार्य है वी क्यू। अब ये क्यू कहां से आया, क्योंकि जो विद्युत धारा है, जो आवेश प्रवाह की दर को कूलाम, मैं इस बात को आप लिख सकते हो कि टी समय में यदि क्यू कूलाम आवेश इसमें प्रभावित होते हैं तो इस पर किया गया क्या वी क्यू होगा। अब ये चीज को हम जूल के तापीय नियम में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना, यदि किया गया संपूर्ण कार्य ऊष्मा में परिणत हो जाए तो डब्ल्यू की जगह क्या आएगा, ऐसे आएगा, और वी आई, ये कहां से आएगा। देखिए जो Q है ना, हम जानते हैं Q बराबर IT, विद्युत धारा की परिभाषा, ठीक है, पढ़ेंगे इसको हम जूल के तापीय नियम में पढ़ेंगे। तो मेरा इन सब से बताने का मतलब क्या है कि अगर इसको देखिए, किसी चालक तार में अगर हम एक निश्चित समय तक धारा प्रवाहित करें
तो उसके चालक तार पर अगर कोई विभवांतर उत्पन्न हो तो उसमें किया गया कार्य H बराबर VIT है। किसके लिए? जूल के तापीय नियम के लिए। लेकिन इसको कोई बेसिक ज्ञात नहीं है, इसी प्रकार इसमें आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है केवल आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चालक तार में ऊष्मा को उत्पन्न करता है। ऊष्मा के कारण ही वो प्रसारित होता है। प्रसार के प्रभाव को हम H से लिखते हैं, क्योंकि ऊष्मा को हम हीट का मतलब ताप से H से लिखते हैं। तो वो कहां से है? H बराबर VIT। V का मतलब तो विभवांतर था, I का मतलब धारा से था, T इसमें लगा समय था। भाई अगर मैं इसको करूं, हमने भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने अभी? क्या पढ़ा है? यही तो पढ़ा था कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। धारा का ये प्रभाव तो तापीय प्रभाव था। अगर मैं इसको गणित के रूप में लिखूं तो H बराबर VIT। ये क्या है? मैंने अभी बताया आपको कि H तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा है, हीट को है, V इस पे सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। कब? जब हम I धारा प्रभावित करें, और T क्या है? उसमें लगा समय। तो इस तरह से H बराबर VIT को हम पढ़ सकते हैं। कब? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को। ये कब संभव है? जब किसी चालक तार में, किसी उपकरण में, किसी युक्ति में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तप्त होकर, गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। तो आपको ये बात बिंदु क्लियर हो गया। क्या हो गया? कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। धारा का यह प्रभाव तापीय प्रभाव कहलाता है, जिसे H बराबर VIT से। अब इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझने के लिए जूल का तापीय नियम बहुत अच्छा है। जूल के तापीय नियम को हम पढ़ेंगे। जूल का तापीय नियम मोस्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आप उसको अच्छे से समझना। उसका गणितीय रूप भी है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। इसमें हमारे सिलेबस में कुछ सवाल भी बनते हैं जूल के तापीय नियम पर। तो आपको वो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल दिमाग को सही रखते उसको समझना है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। किसके ऊपर आधारित है वो? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। ठीक है, कितना मिनट हो गया? तो जूल का तापीय नियम क्या है? देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आप उसको अच्छे से समझना। जूल का तापीय नियम, सारे लड़के लड़कियां इसको अच्छे से समझना भाई। ठीक है, ये अच्छा नियम है। जूल का तापीय नियम क्या है? देखिए, तापीय नियम के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभावी तापीय नियम है। लेकिन जूल ने सर्वप्रथम ये स्पष्ट कर दिया कि जब किसी प्रतिरोध तार में, अब देखिए चालक तार में प्रतिरोध का होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें प्रति नहीं होगा तो उसमें वर्तमान की धारा बहेगी। तो प्रतिरोध, देखिए जब हमने विद्युत धारा के पाठ को शुरू किया था तो उसमें हमने एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया था। उस विद्युत परिपथ में हमने अनेक अवयव, जैसे प्रतिरोध है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, कुंजी है, सेल या बैटरी है, सारे उपकरणों को जोड़ा था। तब जाके विद्युत धारा का सतत व बंद पथ था, उसी को तो हमने विद्युत परिपथ कहा था। हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो देखिए जूल का तापीय नियम क्या है। देखिए जूल के तापीय नियम को समझने के लिए हमने क्या काम किया, ध्यान से समझना। इसको चित्र भी आपको अच्छे से समझना है, इसका थ्योरी भी। जूल के तापीय नियम को समझने के लिए हमने एक प्रतिरोध तार लिया है, प्रतिरोधक तार है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध R है। आपको हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो। जूल के तापीय नियम को समझने के लिए एक प्रतिरोध तार लेते हैं जिसका प्रतिरोध R है, उसे किसी बैटरी या कुंजी से जोड़ देते हैं। बैटरी लगा दो, कुंजी लगा दो, या आप एक काम करो, एक सेल से इसको जोड़ दिए। सेल बैटरी एक ही चीज है। बैटरी के बारे में आपको बता चुका हूं, एक से अधिक सेलों का मिश्रण, एक से अधिक सेलों का होना बैटरी कहलाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसमें आई धारा, मैं इस प्रतिरोध तार में आई धारा कितने समय तक, एक निश्चित टाइम, कितना है, T समय तक प्रवाहित करता हूं। जब मैं इस प्रतिरोध तार में आई धारा T समय तक प्रवाहित करता हूं तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो जाता है। देखिए आप ध्यान से समझिए, हम पढ़े जूल का तापीय नियम। जूल के तापीय नियम को समझने के लिए हमने एक प्रतिरोध तार लिया है, प्रतिरोध तार को किसी सेल या बैटरी से जोड़ दिया है। उस प्रतिरोध तार में हमने आई धारा T समय तक प्रवाहित की है। जब इस प्रतिरोध तार में आई धारा T समय तक प्रवाहित करते हैं तो इसके सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर। हिंदी में भी लिख सकते हो, इसमें आपको हिंदी में लिखना है, मैंने चित्र में समझाया। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो। हम पढ़ रहे हैं जूल का तापीय नियम। आपको याद रखना है, जूल के तापीय नियम को समझने के लिए एक प्रतिरोधक तार लेते हैं, उस प्रतिरोधक तार को किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। तब
उस प्रतिरोध तार में आई धारा टी समय तक, एक निश्चित समय टी तक प्रवाहित करते हैं, आई धारा टी समय तक प्रवाहित करते हैं, टी समय तक आई धारा प्रवाहित करने से प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर V उत्पन्न होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब देखिए, अब यदि मैं गण के रूप में देख रहा हूं, अब यदि टी समय में Q आवेश प्रतिरोध तार में प्रवाहित होते हैं, तुम लोगों के साथ तुमने तो देखिए, आपको याद रखना है टी समय में ये Q क्या है, ये विद्युत धारा है, ये टी समय में विद्युत धारा क्या है, आवेश ही तो है भाई। आवेश प्रवाह की दर को तो विद्युत धारा कहते हैं, आवेश का मात्रा कूलम होता है, इसको Q से लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, यदि अब यदि टी समय में Q आवेश भाई विद्युत धारा आवेश प्रतिरोध में प्रवाहित होता है और सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, प्रतिरोध तार के, यहां लिखिए ना, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है। तब प्रतिरोध तार में किया गया कार्य क्या होगा, तब सीधा लिख रहा हूं, तब किया गया कार्य, तब प्रतिरोध तार में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, VQ। समीकरण है, ये कहां से आया भाई, ये कहां से आया भाई, किया गया कार्य को W से लिखते हैं, V कौन है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, Q कौन सी है, धारा। भाई एक निश्चित समय टी में अगर Q आवेश प्रतिरोध तार में प्रवाहित होते हैं और उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, तब उसमें किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर VQ। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है, VQ। समीकरण 1। अब इसको आगे हल करते हैं, ये VQ, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परंतु आप चाहो तो यहाँ नीचे लाइन में लिख सकते हो, मैं सीधा लाइन में लिख रहा हूँ, आपको दिक्कत होगी। परंतु विद्युत धारा की क्या परिभाषा है, विद्युत धारा की परिभाषा से थोड़ी जगह नहीं है यार, क्या होता है, Q बराबर IT, ये तो होता है विद्युत धारा, Q बराबर IT। आपको लिखना है या नीचे लिख लेना यार, वो जगह नहीं, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं लिख रहा हूँ नीचे, जगह फिर कम रहेगी। लिखना है, परंतु विद्युत धारा की परिभाषा से विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, Q बराबर IT। ठीक है, आपको लिखना है Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रहा ना समीकरण 1, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, W बराबर क्या हो जाएगा, VIT। भाई IT है ना, QIT, तो Q की जगह क्या रख दिया, IT, तो ये हो गया VIT। समीकरण 2। फिर लिखना है, परंतु ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, ये पढ़ा है हमने ओम का नियम। फिर लिख देना V का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह जगह नहीं, यहाँ देखिए, V का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये रहा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह क्या रखना है, सॉरी, IR इंटू IT। ठीक है, इसको आगे हल कर लो, W बराबर I गुणा I स्क्वायर RT, ये हो गया। ठीक है, समझा गया। अब आपको नीचे लिखना है, यदि किया गया संपूर्ण कार्य ऊष्मा में परिणत हो जाए, ऊष्मा में बदल जाए,
जब ये ऊष्मा में बदल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू किया गया कार्य क्या बदल रहा है, यदि किया गया कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य डब्ल्यू तो है ये, यदि किया गया कार्य किस में बदल जाए, ऊष्मा में परिणित हो जाए, ऊष्मा को फिर हीट से लिखते हैं, एच से लिखते हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यही जूल का तापीय नियम। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये जूल का तापीय नियम होता है। अब आपको आगे भी लिखना है, अभी नहीं पूरा नहीं हुआ है, आगे आपको क्या लिखना है देखिए, तब इसको मैं अब जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूं, देखिए जगह नहीं है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का मतलब क्या होता है, एच समानुपाती आई स्क्वायर, एच समानुपाती आर, एच समानुपाती टी। फिर आपको हिंदी में लिखना है, क्या लिखना है, यानी जो ऊष्मा है प्रतिरोधक द्वारा, ये प्रतिरोधक द्वारा उत्पन्न जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध तार में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रतिरोधक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध तार में प्रवाहित धारा के वर्ग, भाई वर्ग ही तो हो रहा है, के समानुपाती होती है। फिर आगे क्या लिखोगे, तथा प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोधक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा समय के भी समानुपाती होती है। इसे जूल का तापीय नियम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ इतना नहीं है। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया है कि जिससे आपको समीकरण बनाने में दिक्कत ना हो। ये कहाँ से आ गया, मैंने आपको नीचे लिख दिया, फिर ये कहाँ से आया, ये नीचे लिख दिया, ये कहाँ से आया, नीचे लिख दिया। हिंदी भी आपको लिखना है जिससे पता लगे एग्जामिनर को कि हो क्या रहा है। बहुत से क्या करते हैं, ये भी नहीं लिखा, W बराबर वी क्यू, W बराबर वी आई टी, W बराबर ये इतना लिख देते हैं। और उसको बताओ तो कि आया कहाँ से, तो ये बताना डिटेल बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, ठीक है। और इस तरह से आपको नीचे फिर लिखना है कि जूल के तापीय नियम जो है ना, प्रतिरोधक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा एच जो है उसमें प्रवाहित धारा आई जो ये इसके वर्ग के कैसी होती है, समानुपाती होती है। आर एन प्रतिरोध के भी समानुपाती है और समय टी के भी समानुपाती है। आपको हिंदी में भी लिखना है, इसे जूल का तापीय नियम, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आपको समझने की यह है कि ये जो आपने ये पढ़ा है, मैं इसको थ्योरेटिकली एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है आपको, मैं दोबारा से थोड़ा सा वेस्ट बता रहा हूँ, वो समझना है क्योंकि अच्छा नियम है। आपको जूल का तापीय नियम को लिखना है आपको, कि जूल के तापीय नियम को समझने के लिए एक प्रतिरोधक तार लेते हैं, उस प्रतिरोधक तार को किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, उसमें आई धारा एक निश्चित समय टी तक प्रवाहित करते हैं, तब उसके सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपको लिखोगे, अब यदि टी समय में क्यू आवेश प्रतिरोध तार में प्रवाहित होते हैं और प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी होता है, तब किया गया कार्य W बराबर वी क्यू होगा। फिर इसके बाद आपको पता ही, परंतु ये क्यू का मतलब विद्युत धारा की परिभाषा से क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 2 आ जाएगा। फिर ओम के नियम से ओम का नियम ये बराबर वी का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 आ जाएगा। ये रहा समीकरण 3 आ जाएगा। अब आपको लिखना है कि यदि किया गया कार्य संपूर्ण कार्य जो है ऊष्मा में बदल जाए तो डब्ल्यू की क्या आ जाएगा, एच हीट आ जाएगा। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, फिर आपको लिखना है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये अलग अलग लिखना है। फिर लिखना है कि प्रतिरोधक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोधक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो है उसमें प्रतिरोध के समानुपाती होती है और उसके समय के भी समानुपाती, इससे जूल का तापीय। तो आपको दोस्तों उम्मीद समझ में आया होगा। इसका न्यूमेरिकल है इसलिए आपको उसको एक दो बार समझ के अच्छी तरह समझ के उतारना।